नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सीटेट 2021-22 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पुराना प्रश्न पत्र हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ये विषय रहेगा पर्यावरण से, ठीक है साथियों। और ये परीक्षा हुआ था 16/12/2021 को, ये ऑनलाइन पेपर हुआ था, ठीक है साथियों। ये इसका पहला पार्ट है। तो इसमें हम सिर्फ पर्यावरण विषय का ही हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और आपको उसका आंसर भी आपको बताते जाएंगे। तो साथियों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट साबित हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और आप हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं, हम सभी विषयों से रिलेटेड पुराना प्रश्न पत्र आप लोगों के लिए डालते जाएंगे ताकि आप लोगों को आने वाले एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। आप पुराना प्रश्न पत्र अवश्य देखिए जिससे आपको टेक्निक पता चल जाए कि किस तरह से प्रश्न पत्र यहाँ पे आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो ये है साथियों पर्यावरण का प्रश्न पत्र यहाँ पे देख सकते हो आप। 30 प्रश्न रहेंगे और 30 अंक का होगा और ये ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन मोड में ही हुआ था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो पहला प्रश्न यहाँ पे 61वां नंबर से शुरुआत होगा। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी, तो मैं आपको हिंदी का यहाँ पे दिखाते जाऊँगा, ठीक है साथियों। और आपको यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बताते जाऊँगा, वरना यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। चूँकि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा दिन अभी एग्ज़ाम नहीं है तो आप लोगों को जल्दी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है साथियों। तो पहला यह प्रश्न आप यहाँ पे देख लेते हैं। कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है झारखंड। झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था साथियों हमारा ये पहला प्रश्न। साथियों, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर सोच सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, ठीक है साथियों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। यह दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, ये दिशा से संबंधित है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है साथियों। काफ़ी लंबा है ये क्वेश्चन, तो इसको आपको जल्दी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए जिससे आप जल्दी से आप इसका दिमाग लगा सको। तो इसका आप आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको पढ़ देता हूँ, ठीक है साथियों। आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में Y पर अपने विद्यालय पहुँचते हैं। Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो ये साथियों ये रीजनिंग है एक प्रकार का, तो आप इसको बना सकते हो अच्छे से। इसके लिए आपको प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। तो ये है 75 मीटर ठीक पूर्व। तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपका ये तीसरे नंबर का आता है आंसर तो आप सही समझ जाइए कि आप सही बना रहे हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी उसी टाइप का प्रश्न है साथियों। कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन छोड़कर 7 जून 2000 को प्रातः 3:15 बजे गांधी धाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल है लगभग। तो साथियों ये गणित का क्वेश्चन है जो इन्वायरमेंट में भी पूछा गया है। तो इसका जो आंसर यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा साथियों। तो साथियों अगर आप मैथ्स बनाना जानते हो तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा साथियों। इस तरह के मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पे जरूर पूछे जाते हैं। चूँकि हम यहाँ पे ईवीएस के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे ईवीएस से ही है, ठीक साथियों। बीच में मैथ्स का प्रश्न यहाँ पे डल गया था। तो देखते हैं, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अक्टूबर से दिसंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है तीसरा, जॉर्ज मेस्ट्रल। किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? तो वो है जॉर्ज मेस्ट्रल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है? तो चारों ऑप्शन आप देख सकते हो। ठीक है साथियों, मैं चारों ऑप्शन यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा। और इसका जो राइट आंसर है, जो संघ शासित प्रदेश कौन सा इनमें से, वो है जम्मू और कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। हमारे देश के जो है नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्यूमिनियम की खान है? यानी कि नीचे दिए जो राज्य है उनमें किसमें जो है एल्यूमिनियम की खान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। तो यह लिपि जो है किस पर आधारित होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 बिंदुओं पर। 6 बिंदुओं पर जो है ये लिपि आधारित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे विकल्प वाला है, तो आप ये देख सकते हो। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं, नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। साथियों, इस तरह के जो है प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं विकल्प वाले। तो पहला विकल्प देखते हैं यहाँ पे, मृदा को खोदकर नरम बनाना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, बीज बोना, खरपतवार हटाना, प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो अब इसको क्रमवार आपको जमाना है। तो इसको क्रमवार आप देख सकते हो कि कौन से क्रम में ये जमेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सी डी ई बी। पहले ए आएगा, उसके बाद जो है सी आएगा, उसके बाद जो है डी आएगा, उसके बाद ई और उसके बाद जो है बी। तो इस तरह से क्रमवार ये जमेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इस तरह के जो है प्रश्न वो है जल्दबाजी में बनते नहीं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है। तो यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेह लद्दाख में। ठीक है साथियों, इसको जो है ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। तो देखते हैं किसमें किसमें बीज होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। तो आपको इसमें बताना है कि किसमें किसमें जो है बीज होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। ये ऑप्शन तीसरा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटककर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। तो ऐसा वो कौन सा जंतु है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्लॉथ। सबसे आलसी जानवर भी इसको कहा जाता है। तो उसका नाम क्या है? स्लॉथ है। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी जो है बढ़ाकर देख लीजिएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कुछ इस तरह से कॉलम में है। कॉलम 1 में दिए गए स्थानों के नाम के साथ कॉलम 2 में दिए गए उन स्थानों के अधिकांश गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण से मिलान करना है आपको। ठीक है साथियों, कॉलम 1, कॉलम 2 ये दोनों तरफ दिया गया है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। एक तरफ है असम, लद्दाख, मनाली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। अब कॉलम 2 में देखते हैं, एक पत्थर
लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर। दूसरा तरफ है देखो पत्थर के बने घर, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की चपटे छतें, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे घर, बर्फ के घर इग्लू जिसको बोला जाता है, मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियों से बनी छतें। तो आपको इनमें से मिलान करना है कि कौन कौन से जो है यहाँ पे जो राज्य दिया गया वहाँ किस तरह के घर आपको मिलेंगे। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा वो है तीसरा नंबर। आप यह मिलान कर सकते हो। ठीक है साथियों, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का पांचवा। तो यहाँ से मिलान कर सकते हैं देख के। असम में जो है बांस के खंभों पर बने ऊंचे ऊंचे घर आपको मिलेंगे। इसके बाद जो है आप देख सकते हो लद्दाख में मिलेंगे आपको पत्थर के बने घर, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की चपटी छतें, ये लद्दाख। इसके बाद है सी मनाली हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेंगे पत्थर लकड़ी से बने ढालू छतें वाले घर। इसके बाद राजस्थान में मिलेंगे आपको मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियों से बनी छतें। तो ये ऑप्शन ये 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है। तो हम जो है हमारे देश में जिस देश के लोगों के सापेक्ष खड़े वह देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर वो है अर्जेंटीना। हम अर्जेंटीना देश के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को क्या कर देगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। मतलब बार बार वो उर्वरक केमिकल यूज़ कर रहा है तो उसका जो है खेत जो है किसी भी फसल को उगाने के लिए जो है अनुपयुक्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग में प्रस्तुत करता है? तो इनमें से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है परिवार और दोस्त। परिवार, दोस्त, भोजन, पानी और यात्रा। ठीक है साथियों, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। परिवार और दोस्त, यहाँ पे भोजन, पानी और यात्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के अच्छे तरीके क्या हैं? तो यहाँ पे आप जो है इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है साथियों, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको जो है आपको डायरेक्ट पढ़ इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चौथा नंबर, ए, सी और डी। ए, सी और डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको जरूर पढ़िएगा साथियों। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक ज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने के कौशल। ये जो है इसके तहत जो है ये कौशल विकसित की जा सकती है। रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने के कौशल। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
चलिए इसको भी आप जो है जरूर पढ़िएगा इस प्रश्न को। सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 में से आपको बताना है कि कौन कौन सा इसमें से होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी और सी। ठीक है साथियों, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए और यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त है। तो क्या उद्देश्य है? तो इसका भी राइट आंसर है शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। स्थानीय लोगों को बुलाया गया तो स्थानीय भाषा सीखने में मदद मिलेगा उनको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौथा नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे समुदाय संसाधन के रूप उपयोग करने का औचित्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की जरूरत है। तो ऑप्शन 3 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ। तो ऑप्शन 3 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो इसका राइट आंसर वो है परीक्षा को आसान बनाना। पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, तो वह परीक्षा को आसान बनाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से बचना होगा। शिक्षार्थियों के आकलन करते समय ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चलिए इसको जो है अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो आप क्लियर कर सकते हो, क्वालिटी बढ़ा सकते हो। रोनाल्ड रास के बारे में कक्षा 5 में कहानी है जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रास की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 2 ACD। तो ACD में कौन कौन सा है देखते हैं। ए में है शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना। सी में है शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना। और डी विज्ञान के इतिहास की सराहना करना। तो ये तीनों आंसर जो है सही आंसर हो जाएगा। तो तीनों आंसर जो है ऑप्शन 2 में है ACD। तो इस तरह से जो है उत्तर ढूंढा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकत्रित करना चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। तो थीम यात्रा को जो है एकीकृत करना चाहते हो यात्रा के लिए जो है बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव, ये ज़्यादा जो है उपयुक्त होगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पे मैं इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये आज का जो है ये पर्यावरण का आखिरी प्रश्न होगा। खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि, तो इसका जो राइट आंसर है वो है वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो साथियों ये था जो है पुराना प्रश्न पत्र का 30 प्रश्न, जो आपके लिए जो है एक प्रैक्टिस सेट साबित हो सकता है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।